जरा सोचिए कि एक पूरा का पूरा शहर या यूं कहें कि एक छोटा सा देश अचानक से कागजों से गायब हो जाए। हम्म। और हम यहाँ कुछ 100 या 1000 लोगों की बात नहीं कर रहे। बिल्कुल नहीं। हम बात कर रहे हैं 90 लाख से ज्यादा लोगों की। पश्चिम बंगाल की मतदाता सूची से रातों रात 90.8 लाख यानी 9 मिलियन से अधिक मतदाताओं के नाम कट गए हैं। जो कि अपने आप में एक बहुत ही चौंकाने वाला और डरावना आंकड़ा है। राइट। और ये किसी सर्वर का छोटा मोटा ग्लिच या कोई सामान्य सा अपडेट नहीं है। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो दुनिया के कई देशों की कुल आबादी से भी बड़ा है। एकदम सही कह रही हैं आप। तो आज की इस गहरी चर्चा में, इस डीप डाइव में, हम पश्चिम बंगाल के स्पेशल इंटेंसिव रिव्यू, जिसे शॉर्ट में SIR सिर कहते हैं, उससे जुड़ी आधिकारिक रिपोर्ट्स, कुछ अदालती दस्तावेजों और विस्तृत लेखों का विश्लेषण कर रहे हैं। क्योंकि इन दस्तावेजों ने भारत के लोकतांत्रिक ढांचे के सामने एक अभूतपूर्व संकट खड़ा कर दिया है। हाँ, और हमारा मकसद आज यही समझना है कि कैसे एक बहुत ही रूटीन और सामान्य सी लगने वाली मतदाता सूची की सफाई, जिसे तकनीकी भाषा में ASTD कहा जाता है, यानी एब्सेंट, शिफ्टेड, डेड और डुप्लीकेट वोटर्स को हटाने की प्रक्रिया। राइट, वो प्रक्रिया कैसे भारत के चुनाव आयोग, राज्य सरकार और फिर सुप्रीम कोर्ट के बीच एक ऐतिहासिक महायुद्ध में बदल गई। देखिए, इस पूरी स्थिति की गंभीरता को अगर हमें समझना है तो सबसे पहले हमें उस टाइमलाइन और आंकड़ों के गणित को देखना होगा। तो ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम नवंबर 2025 की बात करें तो पश्चिम बंगाल में कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की संख्या लगभग 7.66 करोड़ थी। ओके, 7 करोड़ से ज्यादा। हाँ, लेकिन जब दिसंबर 2025 में ड्राफ्ट लिस्ट पब्लिश हुई तो ये संख्या गिरकर सीधे 6.77 करोड़ रह गई। अरे बाप रे, सीधा सीधा 12% का गोता। बिल्कुल, 12% लोग गायब। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये किसी मानवीय छंटनी या इंसानी फैसले का नतीजा नहीं था। 2025 की सूची की तुलना 2002 के SIR सूची से करने के लिए एक नए AI एल्गोरिथम को मैदान में उतारा था। AI एल्गोरिथम? जी, चुनाव आयोग ने डेटा साफ करने के लिए मशीन का इस्तेमाल किया। जी हाँ, इस AI को जिम्मेदारी दी गई थी कि वो इन 2 दशकों के विशाल डेटाबेस में से तार्किक विसंगतियों को, यानी लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज को खोज निकाले। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ा टोकना चाहूंगी। AI का इस्तेमाल तो सिस्टम में पारदर्शिता लाने के लिए ही किया जाता है ना? आमतौर पर हाँ, तर्क तो यही दिया जाता है। क्योंकि देखिए, चुनाव प्रक्रिया में हमेशा से फर्जी वोटिंग और डुप्लीकेट नामों की शिकायतें तो रही हैं। अगर इंसान गलती कर सकता है या स्थानीय स्तर पर कोई भ्रष्टाचार हो सकता है, तो क्या डेटा को साफ करने के लिए एक निष्पक्ष और तेज गणितीय मशीन का इस्तेमाल करना चुनाव आयोग का एक सही कदम नहीं था? सैद्धांतिक रूप से तो ये कदम बहुत ही तार्किक और सही लगता है, लेकिन असल समस्या तब पैदा होती है जब आप एक गणितीय मशीन को भारत जैसी जटिल सामाजिक और प्रशासनिक वास्तविकता पर लागू कर देते हैं, वो भी बिना किसी मानवीय संदर्भ के। बिना मानवीय संदर्भ के आप कह रहे हैं कि मशीन कॉन्टेक्स्ट नहीं समझते? बिल्कुल, मशीन निष्पक्ष जरूर है, लेकिन वो पूरी तरह से संदर्भहीन भी है। AI का काम सिर्फ पैटर्न खोजना और स्ट्रिंग मैचिंग करना होता है। इसके कोई उदाहरण है रिपोर्ट्स में? हाँ, जैसे भाषाई लिप्यंतरण यानी ट्रांसलिटरेशन का मामला लीजिए। जब 2002 के मैनुअल रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज किया गया तो बंगाली में लिखे गए एक ही नाम को अंग्रेजी में कई अलग अलग तरीकों से टाइप किया गया। अच्छा, जैसे स्पेलिंग की गलतियां। राइट। मान लीजिए स्थानीय अधिकारी किसी का नाम अंग्रेजी में मुखर्जी लिखता है आखिर में डबल ई लगाकर, और कोई दूसरा अधिकारी उसे मुखर्जी टाइप कर देता है आखिर में आई लगाकर। एक इंसान तो तुरंत समझ जाएगा कि ये दोनों एक ही व्यक्ति हैं। एकदम सही। लेकिन उस AI एल्गोरिथम के लिए स्पेलिंग में डबल ई और आई का ये जो मामूली सा अंतर है, वो एक बहुत बड़ी विसंगति है। ओहो, तो AI उसे फर्जी मान लेगा? हाँ, वो उसे संदिग्ध मानकर तुरंत लाल झंडी यानी रेड फ्लैग दिखा देता है। ये तो सिर्फ नाम की बात हुई। मैंने दस्तावेजों में पढ़ा कि इस AI ने अपने लिए 5 बहुत ही सख्त खतरे के निशान या रेड फ्लैग्स तय किए थे। जी, और वो मापदंड इतने कड़े थे कि कोई भी आम इंसान उसमें फंस जाए। राइट। पहला तो यही स्पेलिंग वाला मामला था जो आपने बताया। दूसरा जो मैंने देखा वो था, अगर 6 से ज्यादा मतदाता किसी एक ही पूर्वज से जुड़े हों। जो कि जॉइंट फैमिली वाले भारत में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल। और तीसरा रेड फ्लैग था
वोटर और उसके माता पिता की उम्र के बीच 15 साल से कम या 45 साल से ज्यादा का अंतर होना। हाँ, और चौथा रेड फ्लैग तो और भी दिलचस्प था। वोटर और उसके दादा दादी की उम्र में 40 साल से कम का अंतर होना। सच में ये उम्र वाला गणित तो सिर चकराने वाला है। और पांचवा था जेंडर या लिंग का बेमेल होना। बिल्कुल। इन सारे नियमों को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे चुनाव आयोग ने लोकतंत्र के दरवाजे पर एक ऐसा एआई बाउंसर खड़ा कर दिया है जो बहुत सख्त है। एक एआई बाउंसर आई, ये बहुत ही सटीक उपमा है ना? मतलब वो बाउंसर सिर्फ आपकी आईडी देखकर ये नहीं कह रहा कि भाई तुम्हारे नाम की स्पेलिंग गलत है। वो तो वहीं खड़े खड़े गणित लगा रहा है। तुम्हारे दादाजी की उम्र और तुम्हारी उम्र में 40 साल से कम का अंतर है। मेरा गणित काम नहीं कर रहा, तुम अंदर नहीं जा सकते। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बाउंसर का ये उदाहरण इस पूरी स्थिति के मैकेनिज्म को बहुत अच्छी तरह समझाता है, क्योंकि वो एआई बाउंसर सिर्फ अपने कोड की किताब पढ़ता है। उसे जमीनी हकीकत नहीं पता। वो ये नहीं जानता कि ग्रामीण भारत में जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का जो चलन है वो बहुत हालिया है। दशकों से हमारे यहाँ लोग अपनी उम्र केवल अंदाजे से दर्ज कराते आए। हाँ, मैंने खुद देखा है कि गांव में लोग बस चेहरा देखकर उम्र बता देते हैं। एब्सोल्युटली। जब कोई चुनाव अधिकारी गांव में आता था तो लोग कहते थे, हाँ इसकी उम्र 25 लिख दो और दादाजी की 60 लिख दो। तो उन दोनों के बीच 35 साल का अंतर दर्ज हो गया कागजों पर। राइट। लेकिन एआई के लिए यह असंभव है, क्योंकि उसके कोड के अनुसार 2 पीढ़ियों में कम से कम 40 साल का अंतर होना ही चाहिए। ओहो, तो एआई ने तुरंत इस पूरे परिवार को ही संदिग्ध मान लिया होगा। बिल्कुल, बिना ये सोचे कि वो व्यक्ति असल में फर्जी है या नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि उसका दस्तावेजीकरण, उसका कागजी रिकॉर्ड सटीक नहीं है, बस। तो एक तरफ हमारे पास ये उमंग अति सक्रिय एआई बाउंसर है जिसने अपनी इसी गणितीय सख्ती के चलते लाखों नामों पर लाल झंडी लगा दी। लाखों नहीं, करीब 60 लाख नामों पर। 60 लाख, बाप रे। लेकिन जब ये मशीन इतने सारे नामों को संदिग्ध बता देती है तो मतलब इसका फैसला करने का सारा बोझ वापस तो उसी इंसान के यानी चुनाव अधिकारियों के कंधों पर ही आ गिरता होगा ना। और यहीं से, ठीक इसी बिंदु से, इस संकट का दूसरा और सबसे जटिल चरण शुरू होता है, जिसे दस्तावेजों में एडजुडिकेशन स्टेलमेट या निर्णय का गतिरोध कहा गया है। राइट। जी हाँ। एआई ने 60 लाख नामों को अंडर एडजुडिकेशन श्रेणी में डाल दिया, जिसका मतलब था कि अब इंसानी प्रशासनिक मशीनरी को फाइलें खोलकर यह तय करना था कि ये 60 लाख लोग असली हैं या फर्जी। जो कि प्रैक्टिकली एक दुष्स्वप्न, एक नाइटमेयर लग रहा है। वो नाइटमेयर था। इतनी बड़ी संख्या में नामों का वेरिफिकेशन करना किसी भी राज्य के लिए बहुत मुश्किल है, लेकिन पश्चिम बंगाल के मामले में एक और बड़ी बाधा थी। और वो बाधा क्या थी? चुनाव आयोग यानी ईसीआई और सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस टीएमसी सरकार के बीच भरोसे की भारी कमी, जिसे हम ट्रस्ट डेफिसिट कहते हैं। अच्छा, मतलब दोनों संस्थाएं एक दूसरे पर विश्वास ही नहीं कर रही थी? बिल्कुल नहीं। राज्य के अधिकारी और चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक इस बात पर एकमत ही नहीं हो पा रहे थे कि इन 60 लाख लोगों के भविष्य का फैसला आखिर किस आधार पर किया जाए। तो ये गतिरोध तो बहुत भयानक हो गया होगा। इतना भयानक कि भारत की सबसे बड़ी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट को इसमें दखल देना पड़ा। हाँ, और सुप्रीम कोर्ट ने जो किया, मुझे लगता है वो भारतीय चुनाव इतिहास के सबसे बड़े आहा मोमेंट्स में से एक है। बहुत ही असाधारण कदम था वो। बिल्कुल। कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के जो स्थानीय सामान्य चुनाव अधिकारी थे, यानी जो ईआरओज होते हैं, उन्हें इस प्रक्रिया से पूरी तरह से हटा ही दिया। सोचिए, जिन अधिकारियों का असल काम ही वोटर लिस्ट तैयार करना है, उन्हें किनारे कर दिया गया। राइट। और उनकी जगह पश्चिम बंगाल, ओडिशा और झारखंड से 700 न्यायिक अधिकारियों यानी जुडिशियल ऑफिसर्स को तैनात कर दिया गया। अब इस अभूतपूर्व कदम के पीछे की लॉजिस्टिक्स को समझना बहुत जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य उद्देश्य इस पूरी प्रक्रिया में एक पूर्ण तटस्थता, न्यूट्रलिटी लाना था, क्योंकि ईसीआई और राज्य सरकार तो रोज एक दूसरे पर राजनीतिक पक्षपात के आरोप लगा रहे थे। हाँ, तो कोर्ट को लगा कि अगर बाहरी जज आएंगे तो वो इस काम को बिना किसी राजनीतिक दबाव के कर सकेंगे। लेकिन जरा जमीन पर इसकी व्यावहारिकता तो देखिए। मतलब जो प्रैक्टिकल परेशानियां आईं। हाँ, कल्पना कीजिए एक उड़िया भाषी जज को बंगाल के किसी दूर दराज गांव के 1970 या 80 के दशक के हस्तलिखित बंगाली भूमि रिकॉर्ड या राशन कार्ड की जांच करने का काम सौंपा गया। ओ, ये तो बहुत ही मुश्किल है। एक तो भाषाई बाधा, लैंग्वेज बैरियर, और ऊपर से स्थानीय प्रशासन की कोई समझ नहीं। और सबसे बड़ी बात, चुनाव सिर पर थे तो काम जल्दी खत्म करने का भारी दबाव भी था। और इस पूरी जल्दबाजी का जो नतीजा निकला
वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींद उड़ाने के लिए काफी है। जो आंकड़े आए वो सच में डराने वाले हैं। हाँ, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन 700 जजों ने 60 लाख विवादित नामों में से 27 लाख नामों को पूरी तरह से खारिज कर दिया। 27 लाख लोग वोटर लिस्ट से सीधे बाहर। 27 लाख? ये कोई छोटा नंबर नहीं है, बिल्कुल नहीं। और अब दस्तावेजों में बताया गया है कि इन लोगों के लिए 19 विशेष ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं जहां वो अपील कर सकते हैं। जी, स्पेशल ट्रिब्यूनल्स। लेकिन अगर हम यहाँ थोड़ा सा गणित लगाएं, 27 लाख लोग और सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल, मतलब एक ट्रिब्यूनल के हिस्से में 1,42,000 से ज्यादा मामले। ये संख्या ही अपने आप में पूरी कहानी बयां कर रही है। आप खुद सोचिए, एक दिहाड़ी मजदूर जो शायद मालदा या मुर्शिदाबाद के किसी दूर दराज इलाके में रहता है, उसके लिए क्या ये संभव है? बिल्कुल नहीं। वो अपना काम छोड़कर मीलों दूर किसी ट्रिब्यूनल में कैसे जाएगा? राइट। वकीलों की भारी फीस भरे, दशकों पुराने वो दस्तावेज खोज कर लाए जो शायद कभी बने ही नहीं थे, और फिर अपनी नागरिकता साबित करें। ये तो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मतलब अपील का अधिकार सिर्फ एक कागजी छलावा बन के रह जाता है। बिल्कुल, सिर्फ थियोरी में है वो अधिकार। समय की कमी के कारण ये तय है कि ये 27 लाख लोग आगामी विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल ही नहीं पाएंगे। तो तटस्थता लाने के इस प्रयास ने एक बहुत बड़े वर्ग को ही उनके मताधिकार से वंचित कर दिया, दुर्भाग्य से। हाँ, और जब चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी संख्या में लोग अपना वोटिंग अधिकार खो देते हैं, तो ये सिर्फ एक कागजी या तकनीकी मुद्दा तो रह नहीं जाता। नहीं, ये तुरंत एक पूर्ण राजनीतिक युद्ध का रूप ले लेता है, जो कि हमने देखा भी। सत्ताधारी टीएमसी का सीधा और बहुत तीखा आरोप है कि चुनाव आयोग एक टूल बन गया है जो उनके वफादार वोटरों को निशाना बनाकर सिस्टम से बाहर कर रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो बीजेपी ने इस पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से जायज ठहराया है। उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल में दशकों से घुसपैठियों और फर्जी वोटरों का राज रहा है और ये सफाई पारदर्शी चुनाव के लिए बेहद जरूरी है। राजनीतिक दलों के तो अपने अपने दावे हैं, लेकिन इस सब के बीच नागरिक समाज यानी सिविल सोसाइटी का क्या रुख है? नागरिक समाज और विश्लेषकों के तर्क को भी हमें बहुत ध्यान से देखना होगा। योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण जैसे कार्यकर्ताओं और कानूनी जानकारों का स्पष्ट तर्क है कि ये प्रक्रिया मतदाता सूची के रिवीजन यानी संशोधन की सीमा को पार कर चुकी है। अच्छा, तो वो इसे क्या कह रहे हैं? उनके अनुसार जिस पैमाने पर नामों को काटा गया है वो तकनीकी रूप से मतदाता सूची का रीराइटिंग है, पुनर्लेखन है। रीराइटिंग, राइट। उनका मानना है कि इतने बड़े पैमाने पर बिना उचित और निष्पक्ष सुनवाई के लोगों को बाहर करना सीधे तौर पर लोकतांत्रिक सिद्धांतों के खिलाफ है। और स्रोतों में दिए गए जो जनसांख्यिकी यानी डेमोग्राफिक आंकड़े हैं, वो इस पूरे विवाद को और भी ज्यादा संवेदनशील बना देते हैं। जी हाँ, वो आंकड़े काफी चिंताजनक तस्वीर पेश करते हैं, क्योंकि ये सिर्फ पूरे राज्य की एक समान समस्या नहीं है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिले इस छटनी के केंद्र में बताए जा रहे हैं, और नंदीग्राम जैसे इलाकों से जो शुरुआती दावे सामने आए हैं, उनके मुताबिक डिलीट किए गए नामों में से 95% नाम मुस्लिम वोटरों के हैं। 95%! ये दावा ही अपने आप में बहुत बड़ा है। और सिर्फ यही नहीं, मतुआ समुदाय के बहुल इलाकों में विशेषकर महिलाओं को भारी संख्या में निशाना बनाए जाने की चिंताएं भी सामने आई हैं। तो मेरा सवाल ये है कि एक उम्र का गणित नापने वाला ये AI सॉफ्टवेयर अचानक से एक सांप्रदायिक और जनसांख्यिकीय विवाद का केंद्र कैसे बन गया? इसका जवाब देखिए, तकनीकी अंधापन, जिसे हम टेक्नोलॉजिकल ब्लाइंडनेस कहते हैं, और सामाजिक यथार्थ के बीच के टकराव में छिपा है। मतलब तकनीक भेदभाव कर रही है? नहीं, तकनीक खुद किसी का धर्म या जाति नहीं देखती, लेकिन तकनीक जिन दस्तावेजों को आधार बनाती है उनका इतिहास हमारे समाज में बहुत भेदभावपूर्ण रहा है। अच्छा, इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे? भारत में जिन समुदायों ने ऐतिहासिक रूप से विस्थापन झेला है, जो रिफ्यूजी रहे हैं या जिन्होंने बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं का सामना किया है, उनके पास पीढ़ियों पुराने सटीक रिकॉर्ड कैसे हो सकते हैं? सही बात है। मतुआ समुदाय इसका एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। उनकी पृष्ठभूमि शरणार्थियों की रही है। बार बार जगह बदलना, नए सिरे से जीवन शुरू करना, ऐसे में कागजातों का सही सलामत रहना या हर बार अपडेट होना लगभग नामुमकिन है। और महिलाओं के मामले में ये और भी ज्यादा जटिल हो जाता है। बिल्कुल। हमारे पितृसत्तात्मक समाज में अक्सर महिलाओं के दस्तावेजों पर पुरुषों के दस्तावेजों जितना ध्यान दिया ही नहीं जाता है। हाँ, शादी के बाद सरनेम बदल जाना या जन्मतिथि का कोई ठोस रिकॉर्ड न होना, ये तो बहुत ही आम बातें हैं। और AI इन सामाजिक बारीकियों को नहीं समझता।
जब वो डेटा खंगालता है तो वो सबसे पहले उन्हें ही बाहर का रास्ता दिखाता है, जिनके कागजात कमजोर हैं। राइट। तो अप्रत्यक्ष रूप से ये अल्पसंख्यक, गरीब, विस्थापित और महिलाएं ही होती हैं जो सबसे पहले सिस्टम से बाहर होती हैं। एब्सोल्युटली। इस जनसांख्यिकीय भूचाल का कारण कोई जानबूझकर रची गई साजिश हो या न हो, लेकिन ये तय है कि एक संदर्भहीन तकनीकी प्रणाली समाज के सबसे कमजोर वर्ग पर ही सबसे भारी प्रहार करती है। तो अगर हम इस पूरे परिदृश्य को समेटें तो कहानी कुछ इस तरह बनती है। 2025 की शुरुआत में एक अति सक्रिय एआई को मतदाता सूची साफ करने का जिम्मा दिया गया। उस एआई ने स्पेलिंग और उम्र जैसी बहुत ही सामान्य मानवीय और प्रशासनिक गलतियों को तार्किक विसंगति मान लिया और 60 लाख नामों पर लाल झंडी लगा दी। बिल्कुल। फिर राजनीतिक अविश्वास के कारण स्थानीय मशीनरी फेल हो गई और तब सुप्रीम कोर्ट ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए 3 अलग-अलग राज्यों से 700 जजों को बुलाया। और फिर उन जजों ने जो किया, हाँ, उन बाहरी जजों ने कागजी कमियों के आधार पर 27 लाख लोगों को चुनाव से ठीक पहले बाहर कर दिया, जिन्हें अब 19 ओवरलोडेड ट्रिब्यूनल्स के चक्कर काटने होंगे। और इस पूरी प्रक्रिया ने राज्य के राजनीतिक और जनसांख्यिकीय ताने बाने को पूरी तरह झकझोर कर रख दिया है। और देखिए, ये सारी चर्चा, ये सारा विश्लेषण इस समय इसलिए अत्यंत प्रासंगिक है क्योंकि कल यानी 13 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में इस पूरे मामले की एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक सुनवाई होने वाली है। हाँ, सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। क्योंकि ये सुनवाई सिर्फ इन 27 लाख लोगों के भविष्य का फैसला नहीं करेगी, ये इस बात की भी एक स्थायी मिसाल कायम करेगी कि भारत के लोकतांत्रिक ढांचे और चुनाव जैसी संवेदनशील प्रक्रिया में एआई और तकनीक की भूमिका की सीमाएं आखिर क्या होनी चाहिए। बहुत सही कहा आपने। क्या प्रशासनिक सुगमता और डेटा क्लीनअप के नाम पर नागरिक अधिकारों को खतरे में डाला जा सकता है? ये सवाल कोर्ट के सामने सबसे बड़ा होगा। सच में ये एक ऐसा मोड़ है जो हमारे भविष्य के लिए कई गंभीर सवाल खड़े करता है। बिल्कुल। आज इन स्रोतों से हमने देखा कि कैसे एआई ने एक मतदाता सूची को मात्र कुछ ही महीनों में पूरी तरह से बदल कर रख दिया और लाखों लोगों के बुनियादी अधिकार संकट में आ गए। तो एक विचार जो इस पूरे घटना के बाद श्रोताओं के मन में भी रह जाना चाहिए वो ये है कि आज ये एक वोटर लिस्ट है, लेकिन कल क्या होगा यदि इसी तरह के एआई प्रिडिक्टिव मॉडल्स का इस्तेमाल हमारे अन्य बुनियादी अधिकारों को, हमारे बैंक अकाउंट्स को या यहाँ तक कि हमारी नागरिकता को तय करने के लिए किया जाने लगे। ये एक बहुत ही डराने वाला लेकिन जरूरी विचार है। बिल्कुल। क्या एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ डेटा और गणित देखता है और इंसान के सामाजिक और ऐतिहासिक मजबूरियों को बिल्कुल नहीं समझता, उसे हमारे भविष्य का फैसला करने के लिए पूरी तरह से स्वतंत्र छोड़ दिया जाना चाहिए? क्या तकनीक हमेशा सच बोलती है या वो सिर्फ वही देखती है जो उसे देखने के लिए प्रोग्राम किया गया है? एकदम सही सवाल। और ये एक ऐसा विचार है जो सिर्फ पश्चिम बंगाल के लोगों को ही नहीं बल्कि हर उस व्यक्ति को सोचना चाहिए जो इस तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया का हिस्सा है। आज की हमारी इस डीप डाइव में बस इतना ही।